नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ की बजट नशरियात में खुशामदीद। मैं हूं अनीस शेख। अगर मैं बेसबॉल का अनाउंसर होता तो मैं कहता इट्स बड़ा ऑफ द नाइन्थ, टाइम फॉर द बिग वन। और थोड़ी देर के बाद बजट अनाउंस होने वाला है। ये बजट कोई आम बजट नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत का इलेक्शन बजट है। और देखना यह है कि वो किस तरीके से पेंटिंग बनाते हैं जो आवाम को थोड़ी सी अच्छी लगे और आवाम ये समझे कि बिला आखिर उन्हें रिलीफ दे दिया गया है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। डॉक्टर कैस हमारे साथ मौजूद है, माहिर मुआशिया। डॉक्टर कैस का अभी भी जो टिल्ट है वो ये है कि शायद बजट मीडियम होगा। इरफान कैसा शेख हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर के। ये थोड़े से खुश हैं बजट से और उनका ख्याल है कि ये बजट अच्छा है, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। कराची से हमें AB शाहिद ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मुआशियात। और वो और मैं तकरीबन एक ही पेज पर हैं कि जो भी कुछ अनाउंस किया जा रहा है बजट में, ये थोड़ी सी जो अदाद शुमार है उसकी एक छोटी सी जादूगरी है। तो हम तीनों जो अपने हाजरीन हैं उनसे बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तारिक ने आपको सबसे इंपॉर्टेंट खबर दे दी है। बजट का साइज़ उन्होंने बता दिया है, ये 27 खरब और 67 अरब रुपए का है। आइए अब इस पर बात शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, पहला इंप्रेशन क्या है, क्योंकि अब इसमें मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं। अभी इरफान से बात करते हैं तो वो थोड़े से खुश हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है, ये इलेक्शन बजट की तारीफ पे पूरा उतर रहा है अब तक जो आपने देखा है? बात यह है सर कि अगर तो जो गरीब आदमी है और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको मरातें मिल रही हैं तो फिर वाकई ये, अगर ये बिज़नेस कम्युनिटी को मरातें मिल रही हैं तो फिर वाकई। चले अब हम ये इरफान साहब से पूछ लेते हैं ना। इरफान साहब, कहीं कहीं हम देख रहे हैं फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट के ऊपर जो है ड्यूटी ख़त्म की जा रही है, उसका फ़ायदा होगा। सेल्स टैक्स की जो स्लैब हैं उन्हें कंसिस्टेंट किया जा रहा है, कहीं 22 थी कहीं 19 थी, वो 16% हो जाएंगी। फ़ायदा तो होगा थोड़ा सा। देखिए, मैं समझता हूँ जो अभी तक रिवील किए हैं जो आप ही के जो चैनल्स में और जियो टीवी ने आज की बजट का, वो उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ 4 साल बाद पहली दफ़ा इस तरह का बजट आने लगा है जिस पे आई वुड थिंक कि बिजनेस कम्युनिटी वुड बी हैप्पी, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि ये जो है इंडस्ट्रियल बजट होगा। बताएं कहाँ। अच्छा, उसमें देखें कुछ चीज़ें जो अभी तक रिवील हुई हैं उसमें मैं समझता हूँ जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और एक तो रेवोल्यूशनरी जो चीज़ है वो ये है कि एक्सपोर्ट पे जो टैक्स है 1%, अभी आप जो भी एक्सपोर्ट करते हो, बिलियंस ऑफ हमारे डॉलर्स की एक्सपोर्ट है, उस पर 1% टैक्स है एक अक्रॉस द बोर्ड, उस पर और कोई भी नहीं है। फाइनल आपकी लायबिलिटी होती है और उसके बाद कोई इस पर इनकम टैक्स और कोई नहीं होता। 1% के बाद आपकी लायबिलिटी खत्म होती है। तो उसको कम करके जो प्रपोज है कि उसको आधा करें, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा स्टेप है, 1.5। और इससे डेफिनेटली जो कमोडिटी बिजनेस है, जो कमोडिटी जो आइटम्स हैं, उसकी एक्सपोर्ट में क्वांटम इजाफा होगा, डेफिनेटली होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें आधा परसेंट, और अभी देखिए ना कमोडिटी ट्रेड में इंटरनेशनल मार्केट में 1-1.5-2% ही के मार्जिन है, जो आपको पता है कमोडिटी, कॉटन, ये सारी चीज़ें, राइस, तो इसमें मार्जिन ही स्क्वीज होकर 1-1.5% ही होते हैं। तो उस पर आधा परसेंट की बहुत बड़ी रिलीफ मिलने जा रही है। इसमें समझता हूँ कि डेफिनेटली अगले साल। लेट्स टॉक टू AB शाहिद, कराची में हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब, ये फरमाइएगा कि बजट खसारे का जो टारगेट रखा गया है 4.7 रखा गया है, क्या आपके ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है? पिछले साल का जो बजट खसारा प्रोजेक्ट किया गया था वो आपने देखा कि वो खसारे से कहीं ज़्यादा, प्रोजेक्टेड खसारे से कहीं ज़्यादा खसारा होगा 30 जून 2012 तक। उसमें जहाँ मेरा ख्याल ये है कि जो एस्टिमेट्स मुख्तलिफ लोगों के हैं काफ़ी रिलायबल हैं, वो ये है कि 6.9% के करीब जाएगा ये। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है वो जो चीज़ जो बिल्कुल वाज़ेह है वो ये है कि बदनज़मी और वेस्ट ऑफ रिसोर्स जो वो हो रहा है मुस्तकिल गवर्नमेंट के इदारों में। और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगा, जितनी एक्सपेक्टेशन ये थी कि और कुछ जो आपके क्लेम्स हैं जो आप रिकवर कर लेंगे, मिसाल के तौर पर एतिसलात के $800 मिलियन एक तवील दास्तान बन गई, वो आज तक नहीं आ सके। इसी तरह G3 लाइसेंसेस के ऑक्शन की बात की गई थी, वो भी नहीं हुआ। अच्छा, उसके अलावा जो आपके कोलिशन सपोर्ट फंड के जो बिल थे वो आज तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसके नतीजे में इन सब चीज़ों ने मिलके और जो बदइंतज़ामी की वजह से नुकसानात हुकूमत को उठाने पड़े हैं, वो खसारा जो आपने प्रोजेक्ट किया था 4.2 का, वो 7 के करीब पहुंच जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये खसारा लेके आप अगले साल जाएंगे
और अगले साल भी आपने खजाना जो प्रोजेक्ट किया है वो है 1105 बिलियन का। तो ये तसव्वुर करना कि ये 1105 ही पे रहेगा, ये ज़रा दुश्वार है, क्योंकि ये जो बोझ फ़िलहाल आप पर मौजूद है ये अगले साल में शिफ्ट होगा। अब डॉक्टर कैसलम, आपसे जो सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट कि कल जब इकोनॉमिक सर्वे रिवील हुआ तो 10.8 बताई गई कि एवरेज महंगाई हुई। आज ही के दिन रिपोर्ट आई है FBS की, और उसके मुताबिक आपकी जो महंगाई है मंथ ऑन मंथ बेसिक वो 12% से एक्सीड कर चुकी है माशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस साल में 30%, 40%, 20%, 30% महंगी हुई हैं। अब जो इतने बड़े बजट खसारे की बात हो रही है तो लामहला होना क्या है कि पैसे प्रिंट किए जाएंगे, वो फिर सिस्टम में आएंगे, वो फिर महंगाई का बायस बनेंगे। तो ये एक विशेष सर्कल है, क्योंकि अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं है कि इस साल ये फंड कैसे करेंगे इतने बड़े खसारे। लव सर्कल से मुझे इतराज़ है, ये स्पायरल है, ये बढ़ता जाएगा। सवाल तो ये है कि ये हुकूमत हो या अगली हुकूमत, और हम ये इलेक्शन बजट तो इसलिए दिया जाता है ना कि यही आएंगे वापस, तो डायरेक्शन क्या चाहते हैं ये इकोनॉमी की, कि एक हाथ से देना चाहते हैं दूसरी हाथ से लेना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। सीरियसली चीज़ों को इकोनॉमिक बेसिस पे लाना पड़ेगा। खसारों से हुकूमतें नहीं चला करती, बैलेंस बजट से चला करती हैं। वो जो नए लोग आने हैं उसमें लेबर मार्केट में यूथ जो है उनको क्या गवर्नमेंट ने देने हैं 1 लाख नई मुलाजमतें दी जाएंगी नहीं तो या मगर कितनी दी जाएंगी ना, वो तो 4-5 मिलियन लोग हैं, तो प्राइवेट सेक्टर दे सकता है ना, और वो भी प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री दे सकती है। तो खसारे तो हैं वो क्राउड आउट करते हैं इंडस्ट्री को, वो उनको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को महंगा करते हैं, तो इट वुडंट वर्क। इरफान साहब, ये बात शाहिद साहब ने ऑफ एयर भी कही थी कि जो प्राइवेट सेक्टर की क्रेडिट लेने की एबिलिटी है, एक तो वो इन्हेंस नहीं होगी, दूसरी क्रेडिट लेने की इस वक्त सलाहियत तो बात छोड़ें, जो रेट है वो भी कम नहीं होगा। तो यहाँ पर तो जो थोड़ा फ़ायदा हो सकता था वो तो होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने तो सारे डोमेस्टिक ज़राए लग यही रहा है उससे खसारा पूरा करना। देखिए 2-4-5 चीज़ें अनीस साहब उसमें डेफिनेटली, जैसे मैंने शुरू में कहा, जो भी तक रिवील हो रही हैं चीज़ें 2-4-5 चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, एक्सपोर्ट टैक्स पे कम कर रहे हैं, ये टर्नओवर टैक्स पे रिडक्शन कर रहे हैं, हाँ, जो कि ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड, भले आप लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हों या प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ हों, लगता ही लगता था वन। और उसमें भी टैक्स के तो वैसे ही मैं खिलाफ हूँ कि बिजनेस मैं वही कह रहा हूँ, ट्रांजैक्शन की नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, उसमें हमारा बहुत अच्छे से मौका होता है कि जो लॉस कर रहे हैं उस पर क्या टर्नओवर टैक्स। और अच्छा, उसके साथ साथ कई अभी ऐसी थी जो सेक्टर उस पर 0.2 था, किसी पे 0.25 था, किसी पे 0.5 था, किसी पे 1। तो हमारी बहुत अच्छे से उनको डिमांड थी कि खुदारा आप अक्रॉस द बोर्ड एक ही स्लैब करें जो भी करना है, ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब आपने बात की, अच्छा कोई 1-2 चीज़ें जो जिसमें अभी तक कुछ भी मैं नहीं देख रहा, अभी तक कोई बात रिवील नहीं हो, जो हमारे टॉप मोस्ट जो इस वक्त जो रिकमेंडेशन थी या प्रायोरिटी नंबर 1 जो हमारा ख्याल था या है कि होना चाहिए इस बजट के लिए, वो एनर्जी क्राइसिस को दूर करने के लिए हमारा उनको जो गवर्नमेंट को मुतालबा है या था या होना चाहिए। थोड़ा सा आपको इस रिमाइंड बजट करवा में दूं, आप थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, कल जब वी शेख साहब से पूछा गया सवाल, तो सवाल हनीफ खालिद साहब ने पूछा था और उसका उन्होंने एक बहुत लंबा जवाब दिया, और उसमें उन्होंने ये कहा, डॉक्टर कैस भी सुन रहे थे, कि ये चीज़ होनी चाहिए और ये करनी चाहिए, अगर ये होगा और कब होगा, 4 साल तक गुजर चुके हैं, तो फौरी तौर पे मुझे नहीं लग रहा कि एनर्जी मैं भी ये कह रहा हूँ ना, मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो हमारा टॉप मोस्ट। देखिए हमने इस साल 380 अरब रुपए ज़ाया किए, पिछले साल 370 अरब रुपए ज़ाया किए, 750 अरब हमने 2 फाइनेंशियल ईयर्स में अपने जीडीपी का लूज़ किया बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। हम पिछले 3 साल से वी आर क्राइंग, और हमारा जो नंबर 1 रिकमेंडेशन है टू द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ लाहौर चैम्बर, वो ये है कि एनर्जी क्राइसिस को दूर करने के लिए 10% ऑफ द टोटल बजट आउटले आप एलोकेट करें, कम से कम 200 अरब रुपए नए डैम्स बनाए, दयामीर भाषा बनाए, जिस पे कोई सियासी इख्तलाफात नहीं है, वो डैम्स बनाए हाइडल जिसमें दयामीर भाषा है, मुंडा है, कोमल जैम है, लेकिन अभी तक उस चीज़ पे मुझे नहीं कोई इस ब्रेक के बाद नजर आया। बहुत अहम डिस्कशन है एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, लेकिन ये हम जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, फ़ारूक सलीम साहब माहिर मौशियात हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करने। फ़ारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अभी हम एनर्जी क्राइसिस के हवाले से बात कर रहे थे, हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे। कल जब वज़ीर ख़जाना से सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनका जवाब से जो इम्प्लाई या जो हमने नतीजा निकाला वो ये था कि शुक्र करें कि लोड शेडिंग हो रही है, अगर लोड शेडिंग ना होती तो आप बिजली का बिल कहाँ से देते? आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, लोड शेडिंग या सर्कुलर डेट, ये हम प्यार से अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं। ये एक्चुअली ना तो लोड शेडिंग है, ना ये सर्कुलर डेट है, ये यूफेमिज्म जरूर हैं। ये एक्चुअली चोरी है सिस्टम के अंदर से। 400 अरब रुपए की एलोकेशन हमने इस साल कर दी है और ये गर्क हो गई है करप्शन और चोरी की नजर। देखिए, एक स्टेज पे तो वफाकी हुकूमत जो है वो पिछले साल 80 अरब रुपए की बिजली पी गई है और उसने बिल नहीं दिया। जो वफाकी हुकूमतें हैं वो 40 से 42 अरब रुपए की बिजली पी गई हैं, उन्होंने बिल नहीं दिया। हुकूमत के अंदर की एक रिपोर्ट सर्कुलेट की गई है कि जिसमें जो जनरेटिंग कंपनीज हैं हुकूमत की ओन की हुई, उन्होंने 30 अरब रुपए का फर्नेस ऑयल लिया है और वो बाजार में बेच दिया है। जितनी भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो केबल्स भी लेके बाजार में बेचती हैं, वो ट्रांसफार्मर भी चोरी करती हैं। तो ये मिला जुला के 400 अरब रुपए की जिसको हुकूमत सब्सिडी कहती है, ये एक्चुअली सब्सिडाइजिंग ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये सब्सिडी करप्शन को आप दे रहे हैं। अब आप फैसलाबाद में देखिए तो 17% से भी कम चोरी है। आप कराची पहुंच जाए तो 40% तक चोरी पहुंच जाती है। तो ये इसको लोड शेडिंग कहना या इसको सर्कुलेटेड कहना, ये तो मैं समझता हूँ यूफेमिज्म हम इस्तेमाल करते हैं। ये इन एसेंस चोरी है और करप्शन है सिस्टम के अंदर। अच्छा फारूक साहब, क्विकली क्या कोई सोल्यूशन फौरी तौर पे आप देखते हैं कि इस बजट में कहीं से कोई प्रपोज किया जा सकता है या फौरी तौर पे कोई सोल्यूशन नजर आता है? देखिए, एक हम फंसे हुए इस मैस में इसलिए हैं कि हमारी जो अनटारगेटेड सब्सिडीज हैं, अगर आप चाहे वो पावर सेक्टर में डालते हैं या हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में डालते हैं, उसने पूरे के पूरे बजट के फाइनेंशियल फिस्कल डिसिप्लिन को उल्टा लटका के रख दिया है। एक चीज ऐसी आई है जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इंट्रोड्यूस की थी, बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के नाम से, जो कि टारगेटेड सब्सिडी है। वो पहले एक साइंटिफिक एक्सरसाइज की जाती है और पॉवर्टी की निशानदेही की जाती है, और पॉवर्टी की निशानदेही करने के बाद फिर उसको एक टारगेटेड 2000 रुपया माहाना दिया जाता है। देखिए, इस वक्त हालात ये हैं कि 2/3 आबादी जो है, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, वो पॉवर्टी लेवल से नीचे गिर चुकी है। तो चाहिए ये कि हम टारगेटेड सब्सिडीज तो कंप्लीटली खत्म कर पाएं और जो अनटारगेटेड सब्सिडीज खत्म कर पाएं, और टारगेटेड सब्सिडी, बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड जैसी चीजें और मजीद लाएं, या इसी टारगेटेड सब्सिडी के अंदर इसकी बजटरी एलोकेशन। डॉक्टर साहब से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि इस वक्त जो प्रॉब्लम है, अगर हम बिजली के बुरहान के हवाले से बात करें, तो वो चोरी है जो हर लेवल के ऊपर है, चाहे वो लाइन लॉसेस की शक्ल में है, चाहे वो कुंडों की शक्ल में, चाहे वो हुकूमती इदारे हैं जो कि बिल पे नहीं करते, जिसकी वजह से उनके मुताबिक 400 अरब रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है हमारी हुकूमत को। और ये वो पैसा है जो कि आराम से सिस्टम में आके बिजली की जनरेशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर हर लेवल पे होने वाली चोरी की वजह से ये जो है तवानाई का बहरान है जो कि हमें सहना पड़ रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। भाई नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया फैसलाबाद से मुज़म्मिल सुल्तान साहब ने। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं और मुज़म्मिल सुल्तान साहब से ही हम बात शुरू कर लेते हैं। मुज़म्मिल साहब, ये फरमाइएगा, अभी शाहिद साहब का भी यही कहना था और तमाम लोग इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि बिजली के मसले का कोई हल जो है वो सामने आता हुआ फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा। आपका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि आपका ताल्लुक़ फैसलाबाद से, ऐसे शहर से जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है बिजली के हाथों? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका आज मुझे यहाँ पर अपने साथ शामिल करने का। और आप देखें, इतने बड़े बड़े लोग आपके पास बैठे हुए हैं, यही बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे डिफ़र बिल्कुल भी नहीं करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि मैं अभी खान साहब से ये बात कर रहा था कि पता नहीं हमारी हुकूमत का ये जो बिजली और एनर्जी क्राइसिस के मामले में है ना, वो जो कान होता है ना, इसमें आप बात सुन रहे होते हैं, शायद वो वाला कान ख़राब है या वो हिस्स मर गई है।
आप देखें कल जो फैसलाबाद में इतना शदीद रिटालिएशन हुआ है जिसमें मज़दूरों ने निकल के इतना फसाद मचाया है। आप यकीन कीजिए कि हम तो सिर्फ मज़दूर थे और यकीन उनके साथ फिर कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, लेकिन जो केओस कल हुआ इस शहर के अंदर एंड विच एंडेड अप इन अ वेरी बैड वे, क्योंकि एक आधा मर्डर भी हो गया और फिर आज उसके खिलाफ बहुत पुलिस ने भी बड़ा इंतहाई कदम उठाया है। अच्छा मुज़म्मिल, एक बात मुझे बताएं, एक बात मुझे बताएं, एक तजवीज़ सामने आई थी हमारे प्रोग्राम में कि प्राइवेट सेक्टर को जनरेशन की इजाज़त दे दी जाए, क्या आप समझते हैं ये कोई हल है? जी बिल्कुल है। हम तो बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि इस मामले में भी हुकूमत जो है वो नेपरा और बाकी जो इदारे हैं वो कोई जवाब देने से कासिर हैं कि इतनी ज़्यादा प्रोजेक्शन इस वक्त ऑलरेडी का पावर सारी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जितने बड़े घर हैं फैसलाबाद में हैं, लाहौर में हैं, दे आर ऑल डूइंग दैट ऑन देयर ओन। आप सिर्फ उनको अगर रेगुलराइज कर दें कि वो बना रहे हैं, जो फालतू है वो आपकी किटी में डालें, नई किटी में डालने की इजाज़त देते, ठीक है यार मैं जी खोड़ियाँ वाला हमारा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो वहाँ पे 10 घर अगर बना रहे हैं तो वो जो बाकी 20 घर नहीं बना रहे उनको देने की इजाज़त दे दी जाए उनको। उसमें क्या मुसीबत है? अगर एक खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है प्राइवेट सेक्टर, तो आप उसको क्यों नहीं होने देते? कि इसको इसमें व्हाट इज़ द हार्म इन इट? हमें बताएं क्या वजह है इसके? लेट मी गो टू कराची और शाहिद साहब से मैं 2-4 बातें पूछना हूँ। शाहिद साहब, कुछ और टेक्निकलिटीज़ भी हैं बजट की, इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि सेल्स टैक्स की शरह को जो है इक्वल करने की बात की जाए, तजवीज़ है कहीं 22% है, कहीं 19% है, तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर को फ़ायदा तो होगा। जी हाँ, फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन अभी कुछ थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो रही थी कि फ़लाँ टैक्स को 1% से करके आधा कर दिया जाएगा और फ़लाँ को 2 से 1 कर दिया जाएगा। सही है, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि क्या इस वक्त 1 या आधे % की कमी से इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा हो सकता है, जब इंडस्ट्री ऑपरेट ही नहीं कर पा रही। देखिए, फ़ायदा तो उस आदमी को पहुँचेगा, उस फैक्ट्री को पहुँचेगा जो माल बनाएगी, लिहाजा उसकी कॉस्ट में रिडक्शन हो जाएगा आधे % का या 1% का, जो कुछ भी होगा। जो सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया पाकिस्तान का है वो है पावर सेक्टर, और शायद हम इस बात को अभी तक नहीं समझे हैं, लेकिन गैर मुल्की जो मुबसरीन हैं वो इस बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि पावर सेक्टर ने अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बाद जब लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग बेघर हो जाएंगे, मतलब हैंड टू माउथ हो जाएंगे, तो फिर वो चीज़ें होंगी जो कल आपने फैसलाबाद में होते देखी कि सिर्फ जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो पावर सेक्टर के ख़िलाफ़ नहीं रहा, उसके बाद दुकानें भी लूटी जाने लगी और बैंक भी लूटे जाने लगे, जिसको हम कहते हैं एनर्की। तो जो इस पर जो एम्फेसिस होनी चाहिए इंडस्ट्री की वो ये होनी चाहिए कि साहब टैक्सेस हम अदा कर देंगे, आप हमको कम से कम दिन में 24 में से 18 से 19 घंटे फैक्ट्री तो चलाने देना भाई आप हमें। दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। शाहिद साहब, ये मैं बता दूं कि वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है बजट की, 3110 अरब का इसका साइज़ है और इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। जो जाहिर है जो पहले से टैक्सेस लगे हुए हैं उनमें रद्दोबदल ज़रूर किया जाएगा। शाहिद साहब, एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं चाहता हूँ कि आपकी मैं राय ले लूँ, टैक्सेशन के हवाले से जब बात हो रही है, 9.6 9.8% रहा है हमारा कुछ अरसे से टैक्स टू जीडीपी रेशो, इस दफ़ा उम्मीद है कि 10% तक पहुंच जाएगा। क्या आप समझते हैं कि जहां हम 14% भी एक दफ़ा टच करके आए हैं, क्यों हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो माइनस की तरफ ज़्यादा जा रहा है? टैक्स कलेक्शन की जो निज़ाम है उसमें नक़ाइस मौजूद हैं, और दूसरी बात यह है कि वो सेक्टर्स जिनको हमें आज से बहुत पहले टैक्स करना चाहिए था, हमने उनको टैक्स नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी भी सेक्टर को कोई डिस्टिंक्शन दें कि साहब इनको टैक्स नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर एक सेक्टर है। अब आप मुझे बताइए कि एक आदमी जो 3 या 4 लाख रुपए कमाता है या 5 लाख रुपए कमाता है नौकरी करके, मजदूरी करके, दफ्तर में काम करके, उससे तो आप टैक्स ले लेते हैं। लेकिन आप ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स की जो सेक्टर है उसको टैक्स नहीं किया जाएगा, ये गैर मुनासिब बात है। उसकी वजह ये है कि आमदनी तो दोनों कमा रहे हैं और दोनों मेहनत करके कमा रहे हैं। एक आदमी की मेहनत को आप क्या मतलब क्या चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 किस्म की मेहनत अलग-अलग है, लिहाजा एक को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और दूसरे को कम दे रहे हैं। ये नाक़िस चीज़ें जो हैं। फिर प्रॉपर्टी का पूरा सेक्टर है रियल एस्टेट का, आप देखिए कैपिटल गेंस बनाए जा रहे हैं और अरबों रुपए की कैपिटल गेंस प्रॉपर्टी सेक्टर। साहब, इससे पहले कि ब्रेक पे जाए, मैं डॉक्टर कैस असलम से एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, 2.3 ट्रिलियन का टारगेट रखा जा रहा है इस दफ़ा एफबीआर का टैक्स में, क्या आप समझते हैं ऑप्टिमिस्टिक है?
FBI ने अगर कलेक्ट करना है तो कभी भी नहीं कलेक्ट होगा। अगर वो आप सेल्फ असेसमेंट स्कीम में ले जाएं तो शायद वो कलेक्ट हो। इरफान साहब आपका क्या ख्याल है, ऑप्टिमिस्टिक या डूएबल? नहीं देखिए, वो तो इतना इन्फ्लेशन वो हर साल वही बढ़ा रहे हैं, उसमें तो कोई ऑप्टिमिस्टिक या 1.9 उसमें कोई पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा 19-20 हो जाएगा उतनी। देखें हर साल 15% इन्फ्लेशन बढ़ा के वो कर रहे हैं, तो टैक्सेस आर द सेम, कोई वो नहीं इशू है। क्यों नया टैक्स देने वाला नहीं आया, वही बेचारे 30 लाख लोग। असल चीज़ जो सर आपने पूछी और हमारा जो मैंने बताया लाहौर चैम्बर की जो टॉप मोस्ट प्रपोजल है वो ये है कि नए सेक्टर्स को आप नेट में लाएं। टैक्स टू जीडीपी रेशियो 8.8, वी आर वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड एंड वी आर दी लोएस्ट इन आवर रीजन। हम अपने खित्ते के लोएस्ट हैं। मसला क्या है आज के दिन में अनीस साहब कि पूरी दुनिया में जो असूल है कि इनकम इज़ टू बी टैक्स, हमारे यहाँ वो असूल ही नहीं है। हमारे यहाँ इग्नोर कर दिया गया। हर मोहल्ले में रेस्टोरेंट खुले हैं, बेकरियाँ खुली हैं, तिक्के शॉप खुले हैं, डॉक्टर्स नहीं है, लॉयर्स नहीं है, प्रैक्टिशनर्स नहीं है, ब्यूटी पार्लर्स नहीं है, शादी हॉल्स नहीं है। ये जो अगर ये लोग इतना बड़ा चंक जो है क्लिनिक्स हॉस्पिटल ये इनकम फ्लैट रेट पे टैक्स लगा सकते हैं, फ्लैट रेट पे लगाएं, इनकम पे लगाएं, एग्रीकल्चर पे लगाएं, हर चीज पे जो इनकम करे उस पे लगाएं। आप क्यों नहीं करते? फिर ब्रेक के वापस आते हैं नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं इसी बजट के हवाले से क्या नंबर सामने आ रहे हैं और इन नंबर्स पे क्या तजिया पेश किया जा रहा है। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिए हैं बजट डॉक्यूमेंट्स। 20% का इजाफा है बेसिक सैलरी में सरकारी मुलाजमीन की जो हम बात कर रहे हैं। तो अब बजट आहिस्ता आहिस्ता जो है तकरीबन फाइनलाइजेशन की तरफ जा रहा है। और हम बात कर रहे थे टैक्सेशन के हवाले से। ब्रेक में जाने से पहले इरफान कैसर शेख को मैंने उस वक्त इंटरप्ट किया था, मैं इंटरप्ट नहीं करूँगा। इरफान साहब, आपने ये कहा था कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिन पर आप फ्लैट रेट पर टैक्स लगा देते हैं तो अच्छा खासी आप आमदनी जो है कमा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? ये कैपेसिटी का इशू है, एफबीआर का अपने ख्याल से नीयत नहीं है, करना नहीं चाहते है, क्या प्रॉब्लम? देखिए, मैंने इसने बताया कि बहुत अरसे से हमारी जो गुजारिश है गवर्नमेंट को कि आप खुदारा उन सेक्टर्स को लाएं जो कि कारोबार कर रहे हैं और नेट में नहीं है, इनकम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, मैं कह रहा हूँ अक्रॉस द बोर्ड आप दुबई फार्मूला करें, अक्रॉस द बोर्ड जो इनकम करे वो टैक्स दे, ख्वाह वो इंपोर्ट के बिजनेस से हो, एक्सपोर्ट के बिजनेस से, मैन्युफैक्चरिंग से, प्रॉपर्टी के बिजनेस से, स्टॉक के कारोबार से या एग्रीकल्चर के कारोबार से। तो आप जो है अपना उसको आप नेट में लाएं लोगों को जो कि इनकम कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे। यही एक वजह है कि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखिए आज हम खित्ते में लोएस्ट हैं। इंडिया में आज 15-15.5% टैक्स टू जीडीपी रेशियो है। बांग्लादेश 14% है, हम 8.8 पे, हम 12.5% हमने हमारा 6 साल पहले था। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को करना होगा। और जिस तरह अभी बात हुई, एक अच्छा स्टेप जो प्रपोज किया जा रहा है कि प्लास्टिक मोल्डिंग कंपाउंड पे और इस तरह की अशिया पे जिन पे 22 और 23% सेल टैक्स था उस पर कम करके 16% जो है किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप किया जा रहा है क्योंकि स्मगलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा इरफान साहब, मैं आप थोड़ा सा जो है वो इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नाजरीन ये पार्ट है वज़ीर ख़जाना की तकरीर का जो टैक्सेशन के हवाले से है और मैं अभी जो है आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अगर आपको ज़ाहिर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, देखने में मुश्किल होगी, मैं पढ़ के आपको सुना सकता हूँ। कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की कि ये थोड़ा सा किसी तरीके से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपको जो वज़ीर ख़जाना अपनी तकरीर में कहेंगे वो यही कहेंगे कि माली साल 2011 में टैक्स टू जीडीपी रेशो 9.6 था और एफबीआर का 8.6 है, जैसे कि इरफान साहब भी कह रहे हैं। सिर्फ 30 लाख आबादी, मैंने पहले भी आपको बताया 30 लाख आबादी जो है वो ये कहेंगे तकरीर के अंदर टैक्स जो है वो अदा करती है और रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट टैक्स गुजारों विथहोल्डिंग एजेंट्स का सिर्फ 50% जो है वो ये गोशवारे जमा कराते हैं। सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड अफराद की तादाद सिर्फ 1 लाख है। अभी सारी चीज़ें दुनिया न्यूज़ पे देख भी चुके हैं, टिकट की शक्ल में, खबरों की शक्ल में। अंडर इनवॉइसिंग और मालियत का कम तायुन करना एक मामूल का कारोबार है, ये टैक्स चोरी के तरीके ज़ाहिर है। और इस्लाहात के बावजूद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैक्स गुजारों और महकमे की मिली भगत जारी है। इस पर भी हम आते हैं। महसूलात की ज़रूरत है, लिहाजा सिम्त में इक़दाम करना होंगे ताकि अवाम को साफ़ पानी, तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात मिल सकें। डॉक्टर साहब इस पर कमेंट करें, इसमें कुछ पॉइंट्स बड़े अहम हैं। अंडर इनवॉइसिंग फॉर्म है चोरी की, इस्लाहात के बावजूद टैक्स गुजारों और महकमे में मिली भगत है, अगेन चोरी। और सेल्स टैक्स की रजिस्टर्ड तादाद जो है सिर्फ 1 लाख है और वही फिगर जो लास्ट ईयर सुना था हमने कि सिर्फ 30 लाख आबादी जो है वो टैक्स जमा करती है, यानी कि नए इनकम टैक्स के गोशवारे जमा करते हैं। एग्जैक्टली अब वो 30 लाख आबादी टैक्स देती है, यानी कि एफबीआर ने इस दफ़ा कुछ नहीं किया। मैंने यही आपसे अर्ज़ की कि अगर एफबीआर के थ्रू लेना है तो फिर कुछ नहीं होगा। वो सेल्फ असेसमेंट से शायद ज़्यादा पैसे आ जाएं
और मैं एग्री करता हूँ इरफान साहब से कि आप अक्रॉस द बोर्ड इनकम टैक्स लगाएं कि जी इस 5 लाख या 10 लाख के ऊपर इनकम टैक्स लोग दें जो भी इनकम इस मुल्क से कमा रहे हैं। और मेरा तो ये ख्याल है कि ये भी सवाल नहीं होना चाहिए कि लीगल है या इलीगल तरीका है, आप कमा रहे हैं आप टैक्स दें। नहीं वो illegal हाँ वो बाद में फैसला करेंगे कि जो कमा रहे हैं वो इलीगल है, टैक्स तो देना। इरफान साहब इससे पहले कि मैं शाहिद साहब से भी कमेंट लूँ, जी ये बताएं अंडर इनवॉइसिंग और ये जो मिली भगत है। अंडर इनवॉइसिंग अनीस साहब, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रॉब्लम है मुल्क में, जो चैलेंज है जो बिजनेस कम्युनिटी सफ़र कर रही है, बिल्कुल पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, अंडर इनवॉइसिंग इज़ वन ऑफ द मेन थ्रेट्स। और उसी सिलसिले में हमने प्रपोज किया गवर्नमेंट को, जो स्मगल प्रोन आइटम है या हाई रेटेड जो आपके जो टैरिफ है आप खुदारा उसको कम करें। और अब जिस तरह आप ही के मैंने चैनल में जो टिकट देखा कि चाय पे 5% और 7%, देखिए यही वजह आज आप इतनी ड्यूटियाँ और सेल टैक्स, इनकम टैक्स 40% जो आपके टैक्सेस हैं, तो अंडर इनवॉइसिंग होगी क्यों नहीं होगी? आप खुद उसको इंकरेज करो। मैं भी आपको अपना ब्रेक से पहले कह रहा था कि जो 22% प्लास्टिक मोल्डिंग कंपाउंड से 16% करने की तजवीज़ है, बहुत अच्छा स्टेप है। इसी को आप इसी तरीके से ड्यूटियां कम करेंगे, टैक्सेस कम करेंगे, तो आप अंडर इनवॉइसिंग को आप कंट्रोल, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। मुजम्मिल सुल्तान साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं बस गोइंग टू द एंड क्विक कमेंट ये दे दीजिए कि ये जो तकरीर है वज़ीर ख़जाना की, उसमें कहा गया है कि इस्लाहात के बावजूद टैक्स गुजारों और महकमे की मिली भगत जारी है, क्या इसका कोई इलाज है? लेकिन ये तो इट्स एन ओपन सीक्रेट, नो एवरीवन नोज अबाउट इट। और ये बिल्कुल सही बात है, शायद साहब भी फरमा रहे थे कि इतने साल हो गए हम एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि टैक्स नेट को वाइड करें, टैक्स नेट को वाइड करें। इरफान साहब ने कहा है कि क्रॉस द बोर्ड एक तरह से ये कौन सी मतलब मुश्किलात हैं, कौन सी हर्डल्स हैं जिसमें ये नहीं कर पाते हैं, कौन सी तो ताकत जिनको रोकनी, करें ना इनको। देखना वही लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं को घुमाते हैं, उन्हीं को फिराते हैं, उन्हीं की गर्दन दबोचते हैं दोबारा। लेकिन ये ज्यादती है, जो लोग पहले ही टैक्स दे रहे हैं उनको या तो अब मराद भी पूरी नहीं दे रहे, और फिर आप मेरी आवाज़ आ रही है? आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जी जी फाइनली आपका क्या ख्याल है, ये टैक्स नेट को बढ़ाने का जो मुअम्मा है कैसे हल हो सकता है? आपकी क्या तजवीज़ है? देखिए, हर साल हुकूमत अगर आपसे ये कहे कि ये मसला है, अंडर इनवॉइसिंग एक मसला है, स्मगलिंग एक मसला है और टैक्स नेट हम नहीं बढ़ा पाई, भाई सवाल ये है, ये मरसिया हर साल सुनाने की ज़रूरत है या ये बताने की ज़रूरत है कि पिछले साल हमने इसको इस हद तक कम किया, अंडर इनवॉइसिंग को हमने इस हद तक कम किया, इतनी बड़ी तादाद में नए टैक्स पेयर्स को हमने टैक्स नेट में शामिल किया। मतलब आई वुड लाइक टू हियर दैट। ये जो एक अफसोसनाक दास्तान है, भाई आप नहीं करेंगे तो फिर किसी और को करने दीजिए यार, हट जाइए आप वहाँ से अगर आपके बस में नहीं है तो। लेकिन उस पर भी इसरार ये कि नहीं 5 साल अब बैठे रहेंगे और करके हम कुछ नहीं देंगे। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा जाहिर है कि अब हम बजट तकरीर का जो है वो इंतज़ार करेंगे। इरफान कैसर शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद साहब आपका कराची में बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कैसलम बहुत बहुत शुक्रिया, और मुजम्मिल सुल्तान साहब फैसलाबाद से हमें ज्वाइन करें तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बातें सारी वही हैं, हुकूमत के वादे भी वही हैं, प्रॉब्लम भी वही हैं, हर साल एक ही बात सुनते हैं। जैसा कि शाहिद साहब ने कहा कि मसाइल बयान की जाते हैं, इनका हल कोई बयान नहीं किया जाता। सिर्फ उम्मीद रखी जा सकती है कि इस बजट में या अगले किसी बजट में इस तरह का ऐलान हो कि ये प्रॉब्लम था और इसका ये सोल्यूशन हमने कर दिया है। अनीस शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।